Assalamu alaikum. This is an introduction video to the online Zoom lectures. If you want to join, you can contact us on WhatsApp on the given number. तो अब हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था किडनी डिजीज का कि उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हमने पढ़ना है कि नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन और इसके डिफरेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये है क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये आपको हर जगह लिखे हुए तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए कि इनके बिहाइंड इनकी जो पैथोजेनेसिस है वो क्या है, लाइक कौन सा क्लिनिकल सिम्टम क्यों डेवलप हो रहा है। मेन चीज ये होती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो लाइक आपको चीजें जो है भूलेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन। एक्चुअली डेफिनेशन जो नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम की वो यही है जो उससे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है। फॉर एग्जांपल, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीनयूरिया, हाइपरबिमिनीमिया, एडीमा, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरकोगुलेबल स्टेट। लेकिन इसको आपने डिफरेंशिएट करना है नेफ्रिटिक सिंड्रोम से ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोटीनयूरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीनयूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे। इसका यूनिट भी आपने अच्छी तरह याद करना है। इसका यूनिट में बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, लाइक उनको लाइक ऐसा लग जाता है कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर या मिलीग्राम पर डे। तो ये आपको यूनिट याद रहना चाहिए अच्छी तरह। सो प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन यूरिया पेशेंट में डेवलप होता क्यों है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं फिजियोलॉजी बताऊंगा कि ये फॉर एग्जांपल एंडोथेलियल लाइनिंग है, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, ये है ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे है फूड प्रोसेस के साथ पोडोसाइट। अब हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ा था कि जो है ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीओग्लाइकन या गैग्स होते हैं which give negative charge to the glomerular basal membrane and also the food processes of podocyte। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑन द फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट एंड द ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन होता है इधर, तो वो नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एल्ब्यूमिन का साइज जो है वो एक, ये जो स्लिट्स बनती है ना, मतलब जो हमारे पास होते हैं ना पोडोसाइट, उनके दरमियान में ना ऐसे एक फोटोसाइट है, ये दूसरा फोटोसाइट है, इनके दरमियान में ना यहाँ पे स्लिट्स बनती है। तो किसी भी चीज में फिल्टर होना है तो उसको इन स्लिट से पास करके जाना पड़ता है। ठीक है, अब उन स्लिट से पास करने के लिए उसका साइज बड़ा मैटर करता है। अब क्या होता है कि नॉर्मली एल्ब्यूमिन का साइज जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन का साइज है ये, और उन स्लिट्स का साइज होता है ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एल्ब्यूमिन का साइज उन स्लिट के साइज से छोटा है, तो एल्ब्यूमिन को पास कर जाना चाहिए। लेकिन एल्ब्यूमिन पे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एल्ब्यूमिन। उस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, जब एल्ब्यूमिन यहाँ आती है, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या करता है, रिपेल। तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से एल्ब्यूमिन यहाँ से रिपेल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये हमने नॉर्मल मैकेनिज्म देख लिया हमने कि नॉर्मली क्या होता है, एल्ब्यूमिन रिपेल होता है। लेकिन अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट। ठीक है, ये फूड प्रोसेस है वो लॉस हो गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अब जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या होगा, प्रोटीन जो है वो यहाँ से लीक आउट करने लग जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, इजी है। फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट लॉस हो गया है, नेगेटिव चार्ज लॉस हो गया है, जो प्रोटीन्स हैं फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद एल्ब्यूमिन, ठीक है, वो लीक होके यूरिन में अपीयर हो गई है। ठीक है, और पर्सन को क्या डेवलप होगा, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, अब इसको जब हम क्लिनिकल सिम्टम पूछते हैं तो पेशेंट कहता है उसके ना मेरे जो मतलब यूरिन में ना झाग आती है। ठीक है, फ्रोथी यूरिन होता है। ठीक है, ये आपको सिनेरियो में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एल्ब्यूमिन ही एक क्यू है जिसका लेवल कम होता है। फॉर एग्जाम्पल वो तो मैंने बात आपको पहले बता दी है कि द साइज ऑफ एल्ब्यूमिन इज लेस देन द साइज ऑफ द फेनेस्ट्रेशन और द स्लिट डायफ्राम ऑफ द पोडोसाइट। So when there is a loss of negative charge of the food process of podocyte, the first to appear in the urine will be albumin because of its less size। ठीक है, अब जब एल्ब्यूमिन यूरिन में अपीयर होगी तो एल्ब्यूमिन का लेवल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है एल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा लीक हो रही है यूरिन में, तो सीरम लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन जो कि नॉर्मली आई थिंक 3 to 5 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, तो वो फॉल करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपो एल्ब्यूमिनेम। फिर आता है अडीमा। अडीमा पेशेंट को क्यों डेवलप होता है, उसके लिए सिंपल एक वर्ड है, प्लाज्मा कोलॉइड। प्लाज्मा कोलॉइड ऑन कोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है।
अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये देखें आप, अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें से फ्लूइड को बाहर निकालना काम होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, और इसमें फ्लूइड को दोबारा एब्जॉर्ब करना काम होता है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर, विच इज डेवलप फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है। अब जब एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगी तो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? वो भी कम हो जाएगा। और जब प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, there will be the decreased absorption of fluid and there will be increased retention of fluid in the extravascular compartment, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एडिमा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एडिमा बहुत ज्यादा होता रहता है और पेशेंट को एनएसआर का डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो रीनल डिजीजेज में एडिमा डेवलप होता है ना, वो सबसे पहले पेरिऑर्बिटल रीजन में डेवलप होता है। तो आपको सिनेरियो में गिवन होगा कि आपके पास एक पेशेंट आया विद पेरिऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। इसके अलावा एडिमा जो है ना रीनल का, वो ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि जब आप सोते हो ना, जब आप सोए होते हो, तो उस टाइम ना बॉडी में जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट होता रहता है, ठीक है। और वो फिर क्योंकि आप यूरिन नहीं करें तो बॉडी फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट होता रहता है और वो एडिमा डेवलप करता रहता है। फिर जब आप सुबह उठते हो तो आपको सबसे ज्यादा एडिमा डेवलप होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जब आप यूरिनेशन करते हो तो उसके बाद वो एडिमा जो है वो कम होता है। इट इज ऑपोजिट टू द कार्डियक एडिमा, मतलब कार्डियक फेलियर में जो एडिमा होता है वो सुबह टाइम कम होता है, लेकिन जितनी आप एक्टिविटीज करते हो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करता है, तो एडिमा उतना ही ज्यादा होता रहता है। सो दिस इज एडिमा एंड देन देयर इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के मल्टीपल कॉजेज हैं, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉज क्या है कि क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन लॉस हो रही है, ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ एलडीएल, वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है। आपने अपनी बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि कुछ देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच इनहिबिट द एलडीएल सिंथेसिस। सो ड्यू टू लॉस ऑफ दिस एलडी these proteins, एलडीएल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? एलडीएल प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, और एलडीएल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो पर्सन को हाइपरलिपिडीमिया डेवलप होगा, और कुछ लिपिड जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लग जाएगा, तो लिपिड यूरिया भी डेवलप। सेकेंड प्रोपोज मैकेनिज्म वो क्या है कि ड्यू टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लीवर जो है ना वो कंपनसेट करता है बाय सिंथेसाइजिंग मोर प्रोटीन, ठीक है। लीवर ट्राई टू सिंथेसाइज मोर प्लाज्मा प्रोटीन। अब जब कि वो सिंथेसाइज कर रहा है मोर प्लाज्मा प्रोटीन, इस दौरान क्या होता है कि इट विल आल्सो सिंथेसाइज सम एलडीएल, ठीक है। तो एलडीएल सिंथेसिस इंक्रीज हो गई है एंड फॉलोड बाय इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड, और उस वजह से वो जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड होंगे उनको वो फ्रॉम द लिवर को ट्रांसपोर्ट कर देगा टू द पेरिफेरल टिश्यू, एंड दिस इज द हाइपरलिपिडीमिया लिपिड यूरिया एंड नाउ हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। इसमें आपने एक एक पॉइंट याद रखना है कि एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। नॉर्मली फंक्शन क्या है एंटी थ्रोम्बिन 3 का? एंटी थ्रोम्बिन, आपको नाम से पता चला कि एंटी टू थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का क्या काम होता है? कोएगुलेशन। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 दैट विल इनहिबिट कोएगुलेशन। So due to loss of such protein which inhibit coagulation, coagulation will increases, ठीक है। वो प्रोटीन जिसने कोएगुलेशन को कम करना था वही अब खत्म हो गई है, तो कोएगुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट पर्सन में थ्रोम्बोसिस डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं। एंड लास्टली व्हाट आर द टाइप्स? टाइप्स आपको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या होती है? मिनिमल चेन डिजीज, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, membranous nephropathy and membranoproliferative glomerulonephritis, ठीक है। So this is all about nephrotic syndrome, what is the definition and clinical sign and symptom and their underlying concept. Now we will continue with nephritic syndrome. अब nephritic syndrome में सबसे पहले तो आप देखो कि nephritic syndrome में क्या वर्ड आ रहा है? इटिक, तो मतलब इट इज द इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब इसके हमने क्या देखना है? इसमें भी वही हमारे पास डेफिनेशन है, एंड क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम एंड देयर अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस, ठीक है। इन चीजों को रटना आसान है, लेकिन उन चीजों को फिर रिटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए आप उन चीजों को विद कॉन्सेप्ट लेके चलो, ठीक है। अब तो सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन हमने वैसे ही करी जिस तरह हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन की थी कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया, हीमेचुरिया, ओलिगुरिया, हाइपरटेंशन एंड एजोथीमिया, ठीक है। एक्चुअली मेरी स्पीड वहां पे थोड़ी ज्यादा होगी जहाँ पे मैं लाइक जो चीजें जो है वो आसान है, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको बहुत दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम में भी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, नेफ्रोटिक में भी हो रहा है, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएटिंग ये चीज करती है कि प्रोटीन यूरिया
less than 3.5 gram per day is called it occurs in nephritic syndrome. और जो मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है ना जो कि नेफ्रिटिक में होते हैं वो है हीमेचुरिया, ओलिगुरिया एंड हाइपरटेंशन। इनके बगैर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया लेस देन 3.5 ग्राम पर डे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हर साइन एंड सिम्टम जो इसमें डेवलप हो रहा है उसके पीछे क्या पैथोजेनेसिस है, क्योंकि आपने आगे जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम पढ़ने हैं आपने यही पैथोजेनेसिस उनकी याद करनी है। इसी के थ्रू आपका हर साइन एंड सिम्टम जो है वो आपको याद रहेगा कि इसमें नेफ्रिटिक सिंड्रोम में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। सेकेंडली ये यूक्यू भी है कि ना वो पूछते हैं कि व्हाट इज द क्लिनिकल पाथवे या क्लिनिकल प्रोग्रेशन या क्लिनिकल आउटकम, इस तरह करके ना वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम क्या है? इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ ग्लोमेरुलर। और आपको पता है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो कौन सा तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कौन से वो फीचर्स होते हैं? होते तो मल्टीपल है, अबाउट 5 कार्डिनल साइन है, लेकिन यहाँ पे हम दो डिस्कस करेंगे। इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है, एंड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब आप देखो ये है एंडोथेलियल लाइनिंग, नॉर्मल एंडोथेलियल लाइनिंग, ये है रेड ब्लड सेल और ये है प्रोटीन। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ से ये पास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी पास नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन कैपिलरी परमेबिलिटी क्या हो गया? इंक्रीज। तो क्या होगा? रेड ब्लड सेल यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल बिगन टू अपीयर इन द urine which is called hematuria. Protein began to appear in the urine which is called proteinuria. ठीक है, so due to increase in the vascular permeability, red blood cell appear in the urine which is called hematuria, and protein appear in the urine which is called proteinuria. ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो सिम्टम डिस्कस कर लिया, हेमेचुरिया एंड प्रोटीन। अब ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन, इसकी लॉस ऑफ फंक्शन ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि बच्चों को समझ ही नहीं आती कि जीएफआर, हालांकि परमेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है तो जीएफआर कम क्यों हो रहा है, हालांकि ज्यादा पानी आगे पास करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन। अब ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करना। अब ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन अब ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? जीएफआर विल डिक्रीज। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएफआर डिक्रीज हो जाता है। अब जब जीएफआर डिक्रीज होगा तो यूरिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और डिक्रीज इन द यूरिन प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? ओलिग यूरिया। ओलिग यूरिया। जीएफआर कम होने की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सेस एक्टिवेट होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगी, और रेनिन प्रोड्यूस होने की वजह से उसके बाद एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 और हाइपरटेंशन डेवलप होगी। ठीक है, थर्डली जीएफआर कम हो गया, उस वजह से ओलिगुरिया होने के बाद हमने क्या पढ़ा? एक ओलिगुरिया पढ़ लिया, एक हाइपरटेंशन पढ़ लिया। उसमें क्या होगा कि ना अब देखो, अब ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, वो जो आपका ब्लड है उसमें से यूरिया और क्रेटिनिन को रिमूव भी नहीं कर रहा। तो क्या होगा? ड्यू इंक्रीज इन द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन इज कॉल्ड एजोटीमिया। तो पेशेंट को एजोटीमिया भी डेवलप होगा। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज एजोटीमिया एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट एजोटीमिया विद यूरेमिया। व्हेन एजोटीमिया बिकम सिम्प्टोमेटिक इट बिकम यूरेमिया। ठीक है, एंड लास्टली क्या होगा? किडनी रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वजह से एडीमा डेवलप होगा। ठीक है, तो किडनी रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट की वजह से एडीमा डेवलप हो रहा है। सेकेंडली रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सिस एक्टिवेट हो रहा है तो अल्डोस्टेरोन करवाएगा किडनी रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो उस वजह से एडीमा डेवलप होगा। सेकेंडली प्रोटीन यूरिया डेवलप होता है, उस वजह से प्लाज्मा कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है, उस वजह से भी एडीमा डेवलप। ठीक है, तो हमने अब क्या क्या पढ़ लिया? हमने डेफिनेशन देख ली, प्रोटीन यूरिया क्यों डेवलप होता है, हीमेचुरिया क्यों डेवलप होता है, ओलिग यूरिया, हाइपरटेंशन और एजोटीमिया क्यों डेवलप होता है। ऑल ऑफ दीज थ्री डेवलप ड्यू टू डिक्रीज इन जीएफआर, ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।